नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तेरी करीमी के आसरे पे हम गुलामों की ज़िंदगी है, अरूज बख्शा हो जिनको तूने उन्हें ख्याले ज़वाल कैसा। मैं डॉक्टर शाकिर, पाकबान टीवी, हम बनेंगे आपकी आवाज़ में। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं थोड़ी देर के बाद उनका तारुफ कराता हूँ। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मेरी अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पाकबान टीवी हम बनेंगे आपकी आवाज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर करें ताकि हमारे तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। अब मैं अपने मेहमान का तारुफ कराते चलूं। आज के इस हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम में जो तशरीफ़ लाए हैं वो नकीब महफिल अरब अजम में एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े शफीक इंसान हैं और अल्लाह ताला ने उनको वो खासियत अता फरमाई है जिससे हर दिल को वो जीत लेते हैं। मेरी मुराद जनाब शफकत अली कादरी साहब, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आज हम इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये दियारे गैर में जो अदबी महफिलें हैं उनको कितनी खूबसूरती से सजाते हैं और क्या वजह है कि वो दियारे गैर में भी अपनी जो रोज़गार के हवाले से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उसके साथ साथ अदब को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे ये गुजारिश करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि जनाबे वाला आपकी पैदाइश कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या सब लोहो कलम तेरे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबील्लाह। मैं सबसे पहले इंतहाई मशकूर ममनून जनाब क़िबला मोहतरम बरदर अकबर जनाब डॉक्टर अमानत अली शाकर साहब पाकबान टीवी की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो इस बंदा नाचीज़ को अपने स्टूडियो में बुलवा कर मुझ जैसे इस अरब अजम के नकीब महफिल को दावत दी, बुलाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपने जैसे हुक्म फरमाया कि महफिलों को चार चांद लगाते हैं, ये मैं कहूँगा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है कि जो आज मैं अरब अजम मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई दुबई यहाँ पे सरकार की जो महाफिल सजती हैं, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दीनी जितनी भी महफिलें सजती हैं, बंदा नचीज़ फ़कीर भी वहाँ पे हाज़री का जो है वो पेश करता है। और ये सारा आपकी दुआओं से है, वालिदैन की दुआओं से है और ये सारा करम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शान अज़्ज़वजल और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने हुक्म फरमाया कि मेरी पैदाइश कहाँ पे हुई। मैं एक टोबा टेकसिंग ज़िला चक नंबर 250 गाबे का मतलब मेरी पैदाइश है, तहसील ज़िला टोबा टेकसिंग से मैं। और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी, मैंने इब्तदाई तालीम भी गवर्नमेंट हाई स्कूल मारूसी पर टोबा टेकसिंग से ही हासिल की। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो क्या आप बचपन में शरारती थे या बहुत शरीफ बच्चे देखिए, थे? बचपन डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने कही है। बचपन एक ऐसा टाइम पीरियड है, उसमें मेरे अंदर दोनों क्वालिटियाँ जो है ना वो पाई जाती थी। मैं मतलब जो है वो छोटी मोटी जो है वो शरारतीपन भी था,
لیکن زیادہ میرے اندر سرکار کا کرم رہا، میرے والدین کی دعائیں رہی، میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں کہ میں زیادہ جو ہے وہ اس گھرانے کو فالوور تھا کہ جس میں بچے جو ہیں وہ زیادہ مطلب شرارتی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بریسٹر بنے، ایک آرمی آفیسر بنے، تو کیا وجہ ہے آپ یہ اس شعبے میں تشریف لے آئے، نقابت والے اور کمپیئرنگ والے میں، جو متحدہ امارات میں آپ کو بڑا سراہا جاتا ہے، آپ کی بڑی عزت اور آپ کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ڈاکٹر، انجینئر یا بریسٹر کیوں نہیں بنے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں پہلے تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، اور جیسا کہ آپ نے مجھے بھی مطلب انہی لفظوں سے محبت فرمائی ہے، میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں مطلب شعبہ میڈیکل کو جوائن کروں، اور میں نے شعبہ میڈیکل کا جوائن بھی کیا، جی اور میں نے لاہور جنرل ہاسپٹل لاہور سے میڈیکل فیکلٹی بورڈ کی طرف سے کورسز کے لیے بھی میں وہاں پہ حاضر ہوا، اور میں نے ہاسپٹل سے تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ لیکن وہ واقعی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ والدین کی خواہش ہوتی تھی، تو میرے اندر میرے والدین خوش ہوئے اس بات سے کہ ایک تو میں ہاسپٹل کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں شعبہ میڈیکل سے میں ریلیٹڈ، اور دوسرا یہ کہ سرکار مدینہ کی محافل جو ہیں وہ بھی جا کے پڑھتا ہوں، نقابت کرتا ہوں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کے لیے وہ دونوں کامیابیاں مجھے ملی جو ان کی دعائیں تھیں میرے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ بہت سارے حضرات ڈاکٹر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میڈیکل شعبے سے منسلک ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے، تو یہ بڑی عزت والی بات ہے کیونکہ آپ وہاں پہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز میں جو ہمارے پاکستانیوں کے مسائل ہیں، کیا وہ ہماری ایمبیسیز یا ہمارے یہاں کے جو سوشل سینٹر ہیں، کیا ان کو دور کر پاتے ہیں، یا ان پہ وہ توجہ دیتے ہیں، یا کہ لوگ اسی طرح پریشان و حال کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے گا ذرا۔ جی قبلہ محترم ڈاکٹر صاحب، میں بس یہی کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں، کیونکہ ہم سمندر پار کسی دوسری کنٹری میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سیکنڈ گھر ہے، تو معاملات بھی ڈیفینیٹلی، مشکلات بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے مطلب 12-13 سال سے میں نے اس کنٹری میں وقت گزارا، میں نے دیکھا ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ ان کی پرابلم جو ہے وہ سالو بھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا نیٹ ورکنگ سسٹم جو ہے، ہمارے جو سوشل سینٹرز ہیں، ہماری جو ایمبیسی ہیں، اس میں جو ہمارے عہدیداران بیٹھے ہیں، بڑے لوگ آفیسرز بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مشکلات جو ہیں ان کا حل بھی نکل آتا ہے، کچھ پینڈنگ بھی رہ جاتی ہیں کیونکہ دیار غیر میں بیٹھے ہیں، مطلب اپنے ملک میں ہوں تو چلیں کچھ نہ کچھ کروا کے ہم اپنے معاملات سولو کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی الحمدللہ ہمارے جو آفیسرز بیٹھے ہیں، میں ان کا انتہائی جو ہے وہ شکر گزار ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ واقعی ہی کافی ساری جو ہیلپ کرتے ہیں، اور مل ملا کے ایک دوسرے سے کام کافی سارے ہمارے جو پرابلم سولو ہو بھی رہی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی، اور بہت سارے لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس کے لیے میں گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان عہدیداران کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، وہ بات سنتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ بڑے شفیق ہیں، کبھی آپ کو کسی پہ غصہ آیا ہے، کسی ایسے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ کو ان پہ غصہ آتا ہو یا وہ اچھے لوگ نہ لگتے ہو؟ ویسے آپ تو بڑے محبت اور شفقت والے ہیں، اور آپ کا نام بھی شفقت ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا ذرا پلیز۔ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت بات کر دی ہے، تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آ گئی کہ ایک تو میرا نام ہی شفقت ہے، اور پھر مجھے دوسروں پہ شفقت بھی آ جاتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ غصہ آنا بھی جو ہے یہ کوئی خاصا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ غلط بات جو ہے وہ مجھ سے سنی نہیں جاتی، حق بات سے جو آدمی پھر جاتا ہے تو مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا، کبھی کبھار اپنوں پہ، کبھی کبھار دوستوں پہ، یا غلط باتوں کے اوپر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ شفقت تو ہے ہی ہے، یہ سرکار مدینہ کا کرم ہے کہ آپ کی امت سے یہ فقیر جو ہے شفقت علی ہے،
تو یہ میرے اوپر جو ہے وہ خاص کرم ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, کبھی کبھار کچھ چیزیں غصے والی بھی ہوتی ہیں, پیار والی بھی ہوتی ہیں, تو وہ الحمدللہ ایسا چلتا ہے, ہو جاتا ہے کبھی کبھار. ویری گڈ. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ جو ادبی پروگرام ہوتے ہیں, جو محفلیں ہوتی ہیں, ان میں آپ کس طرح ٹائم نکال لیتے ہیں کہ آپ اپنا جو روزگار کے حوالے سے بھی اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں, اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پروگرام میں نے دیکھا ہے آپ کے 2-3 گھنٹے چلتے ہیں, لیکن آپ مسلسل اس میں بھی اپنی پوری پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پورا اپنا ٹائم دیتے ہیں سچے دل سے اور محبت سے, اور لوگ آپ کو سننا بھی پسند کرتے ہیں, بلکہ خواہش ہوتی ہے کہ شفقت علی قادری صاحب اس محفل میں آئیں اور اس محفل کو چاند لگا دیں. کس طرح ٹائم نکالتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت بات کی ہے. دیار غیر میں سمندر پار واقعی جو آدمی بھی محنت مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے, وہ بڑے شعبے میں ہے, بڑی پوسٹ پہ ہے, یا وہ لیبر ہے, مطلب یہاں پہ مزدور ہے, سبھی لوگ واقعی ڈیوٹیاں جو کرتے ہیں وہ یہاں بہت مشکل ہیں. میں تو ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ایڈ کروں گا کہ گھر والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دبئی کے اندر درختوں سے اتار رہے ہیں, اور جو محنت مشقت نہیں ہو رہی, ہمیں پیسے ایسے ہی مل رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا پوری دنیا کو, اور خصوصی طور پہ اپنے چاہنے والوں کو, کہ یہاں پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے, یہاں پہ معاملات سارے خود کرنے پڑتے ہیں. اور رہا سوال, آپ نے جو بہت شفقت فرمائی ہے, آپ نے حکم نامہ فرمایا کہ میں ڈیوٹی بھی کرتا ہوں, میں شعبہ میڈیکل سے میں ریلیٹڈ ہوں, میری جاب بھی ماشاءاللہ سبھی دوست جانتے ہیں, ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار مدینہ کی محفلیں سجتی ہیں یہ کیسے ہیں, تو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ کرم ہے ان کا, کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تقابل, یہ آپ کی بندہ پروری ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ سرکار مدینہ کا کرم ہے, یہ اللہ رب العزت شان عز و جل کا کرم ہے, یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں. اور میں اگر سرکار کی محفل میں جاتا ہوں, جا کے پڑھتا ہوں, لوگوں کی مراد ہوتی ہے کہ شفقت علی قادری پڑھے اور ان کو سنا جائے, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ عطائے رسول ہے. یہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہ در مقدس پاک سے ملا ہے, کہ میں نے آج تک جو بھی بولتا ہوں, جو پڑھتا ہوں, یہ میں کسی سے سیکھتا نہیں ہوں, یہ سرکار مدینہ کا کرم ہے. تو میں محفلوں میں کیسے پہنچ جاتا ہوں, یہ جس کی محفل ہے وہ محفل میں خود بلوا لیتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن سرکار جب چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں, سرکار شفقت فرما دیتے ہیں, اور یہ فقیر جو ہے وہ حاضری پیش کر دیتا ہے. اسی لیے عرب و عجم کی زیادہ محافل جو ادبی محافل ہیں, پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ ہے, 11ویں شریف ہے, اس کے علاوہ چھٹی شریف ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی محافل ہیں, پیر والے دن کی محفل ہو, جمعرات شریف کی ہو, جمعۃ المبارک کی محفل ہو, ان محفلوں میں مجھے ٹائم مل جاتا ہے. یہ سرکار کرم فرماتے ہیں اور میں چلا جاتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو نہ بھولنے والا ہو, جو آپ سمجھتے ہوں کہ جب بھی آپ سوئے ہوں, جاگ رہے ہوں, بار بار وہ آپ کو ٹچ کر رہا ہو, وہ اچھا ہے یا برا ہے, جو بھی ہے, وہ کوئی ایسا بتائیں, کوئی ایسا جو نہ بھولنے والا واقعہ ہے آپ کی زندگی میں گزرا ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ایسا سوال کر دیا ہے جس کے اوپر سوچ بچار اور ٹائم جو ہے اس کا بھی تقدس کا خیال رکھنا چاہیے مجھے. آپ نے حکم نامہ فرمایا کوئی ایسا واقعہ جو میں بھول نہیں سکتا. آپ بھی انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سن کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ ایسا کیسے ہوا. ایک ولی کامل حضرت بابا جی عظمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جب یہاں تشریف لائے, جب آپ حیات تھے, تو آپ کا ایک پروگرام شارجہ سوشل سینٹر میں جو ہے وہ محفل سما کا پروگرام تھا. وہاں پہ حضور کی آمد ہونی تھی, تو اس بندہ نچیز فقیر کو بھی وہاں پہ ایز اے کمپیئر, اور وہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے بھی حکم نامہ ملا کہ آپ بھی محفل میں آئیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات ہے, میری زندگی کا ایک نچوڑ ہے. میں جو بات کرنے والا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ یقین مانیں کہ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا, سن سکتا, اور ایسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. وہاں پہ یہاں پہ سرکار کی تصویر مبارک لگا کے محفل میلاد مصطفیٰ, محفل سما کا جو وہاں پہ لگائی گئی, جس کو ہم کہتے ہیں فلیکس لگائی گئی, اس کے اوپر لائٹنگ کرنی تھی تاکہ فلیکس اور خوبصورت ہو جائے. لائٹنگ کرنے کے وقت مجھے کچھ دوستوں نے, عقیدت مندوں نے, مریدین نے
मतलब हुक्म फरमाया कि शफकत भाई आप आएँ और ये लाइटिंग आप तस्वीर मुबारक जो है किबला की, उसके ऊपर आप खूबसूरती कर दें, जिस तरह आप शफकत हैं, जिस तरह आप प्रोग्रामों को खूबसूरत करते हैं, ये भी कर दें। डॉक्टर साहब मैंने क्या किया कि लाइटिंग लग रही थी, लाइटिंग चल रही थी, बिजली ऑन थी, तो मैंने 2 तारों को आपस में जोड़ना था और मैं उस वक़्त सरकार की तस्वीर मुबारक देखूं, गुंबद खिज़रा देखूं, सरकार मदीना की वो मतलब जो है वो मदीना पाक की जो झलक मेरी आंखों के सामने, और मुझे ऐसा ही लगे कि मैं मदीने की पाक गलियों में हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो बिजली वाली तार मुंह में डाल के तो उसको छीलने की कोशिश की 2 तारों को जोड़ने के लिए। तो मैंने तार लगी हुई, करंट आ रहा है, लाइटिंग चल रही है, एक तार को दूसरी तार के साथ जोड़ने के लिए मैंने तार मुंह में डाल ली। जैसे ही मैंने मुंह में तार डाली, जैसे ही मेरी तस्वीर जो है वो बाबाई सरकार की तस्वीर के मतलब चेहरा मुबारक के सामने गई, दैट टाइम में जो है पीछे से ट्रिप हो गया, मतलब बिजली ऑफ हो गई। तो मतलब मैं उस वक़्त पूरा एक अंधेरा छा गया, पूरा हॉल जो था वो अंधेरा छा गया और मैं खामोश हो गया। मुझे नहीं पता कुछ लम्हों के लिए मैं कहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं हूँ। तार जो मेरे मुंह में आई थी मैंने उसको कैसे मतलब उसको मतलब कवर कैसे हो गया, उसको मैंने आपस में जोड़ा, लिंक दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि वली कामल को मेरा लिंक जो है ना वो ज़रूर पहुंचा, वो मोहब्बत मेरे सीने में थी। उस बिजली ने मुझे नुकसान नहीं दिया। और ये एक जिंदा मिसाल अरबो अजम के अंदर शारजाह सोशल सेंटर में ये वाक़या हुआ था। तो डॉक्टर साहब ये मुझे कभी भी नहीं भूलता, इसीलिए मुझे महफ़िलों में पढ़ने और अच्छे तरीके से खूबसूरती अंदाज़े बयां को करने में भी अच्छा लगता है कि वो अंदाज़ मेरा जो था वो मुझे ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं, कि मैंने बिजली की तार को मुंह में मतलब बिजली आ रही है तो मैंने मतलब उसको मुंह में लेके छीलने की कोशिश की 2 जोड़ने के लिए। तो बिजली चली गई और मैं काफ़ी देर के लिए खामोश रहा। बाद में पता चला जब लाइट आ गई, कुछ भाइयों ने आके कहा कि आपको क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह का करम होता है, वही बात, ये करम है तुम्हारा, जी बात जी जी, अब तक बनी हुई है। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाती सा कि आप खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? मैंने देखा कि आप अक्सर कम खाते हैं, मैंने अक्सर आपके साथ बहुत दफ़ा खाना तनावल किया है, लेकिन मैंने देखा तो इसके वैसे आपकी पसंद क्या है? आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितना खाना पसंद करते हैं? मैंने कम खाते देखा आपको। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2 बातें मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, डेफिनेटली सभी लोग देख रहे होंगे। मैं ये कहूँगा कि कुछ दोस्तों ने थोड़ा खाते देखा तो उन्होंने मिसाल थोड़े की दे दी, कुछ लोगों ने ज़्यादा देखा, उन्होंने ज़्यादा की मिसाल दे दी। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने अपनी लाइफ में खाने को तर्क भी किया है, मैंने खाना छोड़ा भी है। एक साल मैंने खाना नहीं भी खाया और एक साल मैंने रोज़ा भी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं यही कहूँगा कि जिसने मुझे ज़्यादा देखा उसने ज़्यादा की मिसाल दे दी, जिसने कम देखा कम की मिसाल दे दी। आप डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत प्यारे भाई, बड़े भाई हैं। आपने अक्सर देखा है कि आपके साथ मेरा कुछ जो वक़्त गुज़रा है वो दूसरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है। और ये राज की बात थी, ये आज भी आपने कहलवा दी मुँह से कि मैंने बहुत देर खाना तर्क भी किया, रोज़े भी रखे, कम भी किया, नहीं भी खाया, ज़्यादा भी खाया। ये मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जो उसमें। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, हम दियारे गैर में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आए हुए हैं, घरों में जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए आए हुए हैं। मतलब मेरा घर नहीं है तो मैं उस घर को बनाने के लिए, अगर कोई ऐसा है कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए आया हूँ, मैं बच्चों की शादी के लिए आया हूँ या कमा रहा हूँ, जी तो आजकल जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का दौर है, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में महंगाई है या कि नहीं है? कि वो जैसा कि हमने देखा कि पहले हमारे जो हम घर में पैसे भेजते थे उनकी तादाद कुछ और होती थी, आज कुछ और हो गई है। इस हवाले से आप बताएं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है ये हमें ज़्यादा लगती है कि वाकई महंगाई है? डॉक्टर साहब बहुत ही मतलब पेचीदा सवाल हो गया है। अगर देखा जाए तो घर में अगर मैनेज करने के लिए वालिदैन, बहन भाई, बीवी, बच्चे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर सकते हैं अगर मैनेज करना है तो।
एक्स्ट्रा उनकी एक्टिविटीज़ और उनके खर्चे अगर मतलब थोड़े कर लिए जाएं तो महंगाई के दौर के अंदर भी आदमी अपने घर को अपनी चादर के मुताबिक अगर करेगा तो वो मतलब मैनेज कर सकता है। दूसरा ये कि वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम ऊपर चली जाती हैं। वो ये होता है कि वो हर चीज़ ऊपर जाने वाली हर आदमी की ज़रूरत नहीं होती। मतलब पेट्रोल ऊपर चला गया तो सारे लोग पेट्रोल नहीं यूज़ कर रहे, बिजली का ज़्यादा हो गया सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी उसका कोई अल्टरनेटिव निकाल रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मुश्किल हालात भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, ऊंच नीच भी हो जाती है, लेकिन कोई भी आदमी, वो घर का कोई भी फर्द है, उसको स्टेबल करने के लिए, मैनेज करने के लिए अगर कहा जाए तो वो कर सकता है। क्योंकि जब हालात बेहतर होते हैं तब भी हम वही कुछ कर रहे होते हैं, वही कुछ खा रहे होते हैं। जब हालात ज़्यादा हो जाते हैं हम फिर भी वही कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त हम सोच नहीं रहे होते कि पिछले वक्त में हमने ये किया था, आज भी ये करें तो ये हो सकता है। तो हमारे अंदर ये जो है वो खूबसूरती आनी चाहिए कि हम जो लोग यहाँ पे परदेश में बैठ के दियारे गैर में बैठ के समुद्र पार हमारा बामारात में बैठे हैं, यहाँ पे बैठ के जो मेहनत करते हैं, ये हमारे घर वालों को खुसूसी तौर पे सोचना चाहिए, समझदारी करनी चाहिए। अगर हालात थोड़े से टाइट हो जाएं, हालात मुश्किल आ जाएं, उनको आसानी के लिए ये होता है कि थोड़ी सेविंग भी हो, मामलात भी बेहतर हों, थोड़ा सा अपने आप को कवर भी करें और थोड़ा सा अच्छा भी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस नकाबत के शोबा में और कंपेयरिंग के शोबा में आपके इसमें आइडियल कौन है? आप किन को लाइक करते हैं? मेरा मुराद ये है कि आप किन की जैसे आइडियल होता है, बंदे की सोच होती है कि बंदा ये मेरा आइडियल है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। हमारे आज के प्रोग्राम का जो है वो आज के इंटरव्यू का जो ये मेन सवाल है कि नकीब महफिल से पूछना कि मतलब कौन सा नकीब, कौन सा आइडियल है। ये ऐसे ही है जैसे एक ड्राइवर के साथ बैठ के ड्राइवर को पूछना या जजमेंट करना वो कैसे गाड़ी ड्राइव कर रहा है। तो एक नकीब महफिल और शहनशाह नकाबत अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि जनाब साहबजादा वाला शान साहबजादा हामिद अली सईदी अल सदीदी साहब इंतहाई शफीक, इंतहाई मुस्लिम नकाबत, शहनशाह नकाबत, मुल्तान की सरजमीन से आप एक बार अरब व अजम यहाँ दुबई में भी तशरीफ़ लाए, उनकी खिदमत का भी मौका मिला। मैंने नकाबत की दुनिया में उनको बहुत नफीस, मोहब्बत, शफ़क़त और इंतहाई खूबसूरत लफ्ज़ों का चुनाव करना, बोलना, महफ़िल में किस तरह चार चांद लगाने हैं, किस तरह से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है, मैंने साहबजादा साहब को देखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि पाकिस्तान से कोई भी अदब का बंदा आता है, क़वाल आते हैं यहाँ पे, नकाबत करने वाले आते हैं, नाते रसूल मक़बूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले आते हैं, तो आप उनकी मेहमानदारी ऐसे करते हैं जैसे मैंने जो देखा है अदब के लिहाज से आप बहुत आगे चले जाते हैं। तो क्या ये सब लोग जो आपके पास आते हैं या और लोगों के पास आते हैं, लेकिन आप उनकी खिदमत करना अपना एजाज़ समझते हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में जैसे ही आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, आपने बहुत सारी मोहब्बत शफ़क़त से नवाजा। मैं यही कहूँगा कि कभी भी अगर कोई आलिम दीन हो, पीरान निज़ाम हो, मशाइख़ निज़ाम हो, सूफ़िया कराम हो और या जैसे महफ़िल समा के हवाले से हों, नकीब हों, ख़तीब हों या किसी भी सरकार के जो नात ख़ान हज़रात आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अगर सच्ची बात बताऊँ दिल से तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे सरों के ताज हैं। ये सरकार मदीना की महफ़िलें से जाने के लिए आते हैं, ये शान मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है बयान करने के लिए आते हैं। तो फिर ये मालिक का करम और फजल है कि जब हमें पता चलता है, आलमोस्ट हम ही जो जितने लोग आते हैं, कुछ लोगों के वीज़ों का प्रोसेस और कुछ लोगों को बुलाने का मेरा भी शोबा है और बहुत सारे लोग ऐसे आए भी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियाँ भी अता फरमाई हैं। और मेरा जो है, मैं अपना असल बताऊं कि ये जो आपने खिदमत के हवाले से बताया है, मेहमान नवाजी के हवाले से बताया है, डॉक्टर साहब, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
बल्कि मैं खिदमत करता हूँ तो मुझे उसका जो है वो मैं कहता हूँ कि मेरी अपनी जो नफासत है, खूबसूरती है, रूह जो है वो और निखर जाती है और खूबसूरती आ जाती है। वो तो मेहमान आते हैं, कुछ देर रहेंगे, स्टे करेंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन वो सारी ज़िंदगी फिर याद रखेंगे कि किसी के पास गए थे और किसी ने हमें मतलब अच्छे तरीके से बिठाया है, तारुफ कराया है और हमारी खिदमत की है। मैं ये एज़ाज़ समझता हूँ, बल्कि ये मैं सरकार मदीना का करम समझता हूँ, मौला कायनात का ख़ास करम समझता हूँ। कहते हैं कि जब भी कभी कोई आपके पास आता है वो बड़ी तवक्कुआत उम्मीदों से आता है, तो फिर मैं यही समझता हूँ कि आने वाला मेहमान जो है वो हमारे सर का ताज होता है और उनकी जो खिदमत है, उनके जो नसीब हैं, जो उनका खाना पानी है, उनका बंदोबस्त खुद ही हो जाता है। हमारी बस ड्यूटियाँ लगी हुई हैं अरब अमारात में। आने वाली कोई भी हस्ती जो है उनको हम बहुत प्यार भी देते हैं, उनको हम बुलवाते भी हैं, यहाँ पे रखते भी हैं और उनके जो प्रोग्राम भी मैनेज करवाते हैं और उनकी जो खिदमत है वो फिर अल्लाह ताला ने जो नवाजा हुआ है, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं ये मतलब इबादत समझ के करता हूँ कि आज खिदमत करूँगा, अल्लाह और उसके महबूब जो हैं वो इसको पसंद फरमाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो नए कंपेयर हैं या नए नकाबत करने वाले हैं या पाकिस्तान में या ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानी रहते हैं या जो इस सूबे से प्यार मशक्क़त करते हैं और पाकबान टीवी के प्लेटफार्म से आप उनको कोई पैगाम देना चाहें, हम बनेंगे आपकी आवाज़ में। जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत दफ़ा जो है वो इल्तमास कर चुका हूँ मेरे तमाम सुनने वालों से। फिर भी मेरी जो है वो अर्ज़ी है, रिक्वेस्ट है कि मैं पाकवान टीवी की तरफ से ही आज जिस प्लेटफॉर्म से मुझे बुलाया गया और आपने शफ़क़त व मोहब्बत फरमाई, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा पाकवान टीवी की वसासत से कि इस शोबा जो है ये सरकार मदीना की नौकरी का है। ये अताए रसूल हो जाए तो इससे बड़ी नेमत इबादत कोई नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि नकाबत जो है ये लफ्ज़ों का चुनाव करके नफीस और किस वक़्त में कहाँ बोलना है, इसके लिए नए जितने भी हमारे जो उस्ताद भाई हैं, नकीब महफिल स्टूडेंट हैं, नकाबत सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, महफिल में जाना चाहते हैं, नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि हमेशा साबित कदम रहें और इसमें किसी किस्म की कोई लालच ना रखें और जब भी जाएं सरकार मदीना की हाज़िरी पेश करने के लिए जाएं और इंशाअल्लाह चार चांद भी लगेंगे, नफासत भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी और जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इल्म में हिलम में और भी तरक्कियाँ अता फरमाएंगे। जी इंशाअल्लाह। साथ ही मैं आज के अपने बहुत ही प्यारे नफीस मेहमान जनाब शफ़क़त कादरी साहब का पाकबान टीवी स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज इनकी जो बातें हैं बहुत खूबसूरत बातें हैं जो इनकी ज़िंदगी के अंदर गुजरी और जिस तरह इन्होंने ये कामयाबी हासिल की, इसको देखेंगे और हमारे पाकबान टीवी हम बनेंगे आपकी आवाज़ को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए जी और हमें इज़्ज़त बख्शी। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।